नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कोर्ट के फैसलों, संवैधानिक प्रश्नों और कानून की बारीकियों को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, ताकि देश का हर आम नागरिक सरलता और स्पष्टता के साथ देश के कानूनों को जान सके। और मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, उसी कर्नाटक की जो भारत का आईटी हब कहलाता है, जहां देश भर से युवा रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य के सपने लेकर के आते हैं और यहीं बस जाने का विचार भी करते हैं। इसी कर्नाटक राज्य की सरकार ने हाल ही में एक नया कानून पास किया है, कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025। अतः देश भर के लोगों को जो कर्नाटक घूमने या अपने बच्चों के पास जाया करते हैं, इस कानून को जानना बहुत आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है मित्रों। कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025 नाम सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, नफरत रोकने का ये दावा भी करता है। लेकिन मित्रों, कानून का मूल्य उसके शीर्षक से नहीं, बल्कि उसकी शब्दों की संरचना और उसके संभावित दुरुपयोग से तय किया जाता है। और जब कर्नाटक के इस बिल के प्रावधानों को मैंने ध्यान से पढ़ा, तो संविधान की चेतावनी की घंटी मेरे दिमाग में अपने आप बजने लगी। तो मैंने तुरंत सोचा कि मैं इसको अपने दर्शकों के साथ तो अवश्य साझा करूंगा। तो मित्रों, देश भर में इसका विरोध भी हो रहा है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि यह कानून नफरत रोकने से ज्यादा असहमति को अपराध में बदलने की शक्ति अपने भीतर समेटे हुए। वे कह रहे हैं कि यह कानून लोकतंत्र की नींव को हिला देने वाला है, जो कर्नाटक सरकार की तानाशाही मानसिकता को उजागर करता है तथा नागरिकों की आवाज को दबाने और यहां तक कि उनके विचारों को कैद करने का औजार भी बन सकता है। इतना गंभीर बता रहे हैं ये लोग। चलिए इस कानून को भावनाओं से नहीं, संवैधानिक कसौटी पर परख करके देखते हैं और समझते हैं। मित्रों, इस बिल में हेट स्पीच को इस तरह परिभाषित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका बयान जो भाषा, धर्म, जाति, लिंग या पहचान आदि के आधार पर समाज में वैमनस्य, नफरत, दुर्भावना, दुश्मनी पैदा करे, वह हेट स्पीच या घृणास्पद भाषण कहलाएगी और अपराध माना जाएगा। मित्रों, ये शब्द न केवल अत्यंत व्यापक हैं, बल्कि कानूनी दृष्टि से अस्पष्ट वेग भी हैं। इल विल अर्थात दुर्भावना और डिसहार्मोनी अर्थात वैमनस्य, इन शब्दों का तो कोई वस्तुनिष्ठ मापदंड ही नहीं दिया गया है। इसको कैसे जाना और माना जाएगा और कैसे समझा जाएगा? इसका अर्थ यह हुआ कि आपके किसी लेख या कथन को अपराध मानना या नहीं मानना पूरी तरह प्रशासन और पुलिस की व्यक्तिगत समझ और राजनीतिक सुविधा पर निर्भर करेगा, और यहीं से संवैधानिक खतरे की असली शुरुआत होती है। मित्रों, क्योंकि व्हाट्सएप में यदि कोई मैसेज आपने लाइक या फॉरवर्ड भी किया है, तो यह माना जाता है कि आप उस मैसेज से सहमत ही नहीं, बल्कि उसे प्रसारित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, और आपकी भूमिका भी अपराध के दायरे में आ जाती है। पहला और सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) भारतीय संविधान नागरिक को केवल बोलने की नहीं, बल्कि अलोकप्रिय, असुविधाजनक और सत्ता विरोधी विचार रखने की भी स्वतंत्रता देता है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंधों की अनुमति अवश्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है कि ये जो प्रतिबंध है वो स्पष्ट, संकीर्ण और तर्कसंगत होने चाहिए। श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ 2015 में कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी कानून यदि अस्पष्ट और नागरिकों के मन में डर पैदा करता है, तो वो चिलिंग इफेक्ट, निराशा का भाव उत्पन्न करता है, और इसलिए वो असंवैधानिक माना जाएगा। अमीश देवगन 2020 मामले में भी कोर्ट ने दो टूक कहा था कि हेट स्पीच से निपटने के नाम पर कानून ओवरब्रॉड अर्थात व्यापक नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कर्नाटक सरकार ने जानबूझकर ऐसी परिभाषाएं चुनी है जिनका विस्तार अंतहीन है, जिनकी कोई परिभाषा में तमाम सारी चीजें समेट लेता है। परिणाम यह होगा कि सरकार की आलोचना, नीतियों पर सवाल या किसी सामाजिक मुद्दे पर तीखी टिप्पणी, सब कुछ डिसहार्मोनी या एनिमिटी के दायरे में लाया जा सकता है। पत्रकार, विपक्षी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम सोशल मीडिया यूजर, आम नागरिक, सब संभावित अपराधी बना दिए गए हैं। यह नफरत रोकने का कानून नहीं है, बल्कि डर पैदा कर चुप कराने की विधायी तकनीक है, सरकारी तकनीक है। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है समानता के अधिकार का। अनुच्छेद 14 को यह अर्थहीन बनाता है। अनुच्छेद 14 केवल समानता का नारा नहीं है, बल्कि मनमानी न किए जाने का संवैधानिक सिद्धांत है। लेकिन इस कानून में अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बना दिया गया है। पुलिस को बिना वारंट पहले आपकी गिरफ्तारी की खुली छूट मिल जाएगी, और पहली बार की गलती में भी 1 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, कोई छूट नहीं। इतना ही नहीं,
बिना कोर्ट की अनुमति के आपके सोशल मीडिया कंटेंट को हटाने की शक्ति भी सरकार के पास चली गई है। यह कानून सरकार को शक्ति भी देता है। अब थोड़ा सोचिए, एक ही बयान यदि सत्ता के अनुकूल व्यक्ति का हो तो फ्री स्पीच माना जा सकता है, और वही बयान कोई आम नागरिक या विपक्ष दे तो उसे हेट स्पीच माना जा सकता है, अपराध बन सकती है। यही सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट कहलाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी 2020 में स्पष्ट रूप से मनमाना कहा था। यह कानून समानता नहीं बल्कि राज्य प्रायोजित भेदभाव को वैध बना देता है। तीसरा प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ड्यू प्रोसेस का। यह कानून अनुच्छेद 21 पर सीधा आघात करता है। मेनका गांधी 1978 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत स्थापित किया था कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल पारदर्शी, न्यायिक और तर्कपूर्ण प्रक्रिया से ही छीनी जा सकती है। लेकिन इस कानून में आपका कोई लेख या भाषण के पीछे आपका क्या इरादा है साबित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। केवल आपके कथन के कथित प्रभाव को कि क्या प्रभाव हो सकता है अपराध मान लिया जाएगा, भले ही आपके उस लेख या भाषण से कोई प्रभाव समाज में ना पड़ा हो, कोई गड़बड़ ना दिखी हो। पहले आपकी गिरफ्तारी की जाएगी, बाद में उस मामले की जांच की जाएगी। इस कानून के अंदर ये जो प्रावधान दिए गए हैं ये खतरनाक है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। आपके द्वारा बनाए गए मीम्स, व्यंग और वीडियो सब अपराध के दायरे में आ सकते हैं। जब अपराध की परिभाषा ही ढीली और व्यक्तिपरक हो तो प्रक्रिया निष्पक्ष कैसे होगी। यह कानून न्यायिक प्रक्रिया को ही औपचारिकता में बदल देता है और नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रशासनिक दया के ऊपर छोड़ देता है कि पुलिस वाला जैसा चाहे वैसा करेगा, या ऊपर से जैसे निर्देश आएंगे या जैसा सरकार चाहेगी। यह कानून का सबसे खतरनाक पहलू है, दुरुपयोग की संस्थागत संभावना इसमें है। इतिहास गवाह है मित्रों कि ऐसे कानून सबसे पहले सत्ता विरोधी आवाजों पर लागू किए जाते रहे। कौशल किशोर 2023 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि हेट स्पीच कानूनों का उपयोग राजनीतिक बदले के औजार के रूप में नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इस संवैधानिक चेतावनी को गंभीरता से लेना आवश्यक ही नहीं समझा। और सबसे बड़ा सवाल, जब पहले से ही भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 196, 197 और आईटी एक्ट और अन्य दंडात्मक कानून मौजूद है इन सबके लिए, तो इस नए कानून की आवश्यकता ही क्यों थी और उस विशेष राज्य को क्यों थी? उत्तर साफ है, क्योंकि यह कानून ज्यादा शक्ति, कम जवाबदेही और आसान दुरुपयोग प्रदान करता है। समस्या कानून की कमी नहीं है बल्कि निष्पक्ष अनुपालन की कमी है। नफरत से लड़ना हर राज्य का कर्तव्य है, लेकिन नफरत के नाम पर संविधान को कुचल देना भी यह राज्यीय अपराध है। यह कानून शांति नहीं, डर, आत्मसेंसरशिप और खामोशी पैदा करेगा जनता के अंदर। जनता को चुप कराने की बात करेगा। आज शब्दों पर पहरा है, कल विचारों पर और परसों लोकतंत्र की आत्मा पर होगा। यह कानून नहीं बल्कि कर्नाटक सरकार की तानाशाही मानसिकता का विधायी दस्तावेज है। यदि आज इसे चुनौती नहीं दी गई तो धीरे धीरे कल यही मॉडल पूरे देश में दोहराया जा सकता है यदि उनकी सरकार आई तो। आप याद करिए CNN 18 टीवी के पत्रकार, बड़े पत्रकार राहुल शिवशंकर की घटना को, जिन्होंने कर्नाटक सरकार से इतना ही तो पूछा था कि राज्य बजट में आपने 330 करोड़ रुपए की राशि वक्फ संपत्तियों की देखभाल, हज हाउस के निर्माण तथा ईसाइयों के पूजा घरों के लिए आवंटित की है। हिंदुओं के मंदिरों के लिए कोई राशि क्यों नहीं दी, जबकि इन मंदिरों से सरकार को लाखों रुपए की आय होती है। उनकी इस टिप्पणी पर उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने तो खत्म कर दिया था। परंतु प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हर साधारण आदमी हाईकोर्ट जाने लायक साधन संपन्न है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है मित्रों, इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या सरकार से प्रश्न पूछना, आलोचना करना और नीतियों के विरोध को अपराध बनाया जा सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।